Welcome to 80-20 series. In this series, we are going to discuss 80% of our UPSC prelims polity syllabus through 20% of PYQs. In this particular episode, episode 17, we are going to discuss center and the state powers. देखिए, नाम तो इसका सेंटर एंड स्टेट पावर्स है, लेकिन आप इसको राज्यसभा एंड लोकसभा की पावर्स भी समझ सकते हैं। देखिए, ये पहले भी हम कर सकते थे सेंटर स्टेट पावर्स, लेकिन पार्लियामेंट कंप्लीट होने के बाद हमने इस एपिसोड को रखा। इसके पीछे भी लॉजिक और कारण है। सेंटर स्टेट बेसिकली स्टेट को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा, और आपका सेंटर और उसमें मेजोरिटी आपका लोकसभा को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वहीं पे आपकी मेजर एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट ऑफ द डे है। सो लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स बोल दीजिए या फिर सेंटर और स्टेट की पावर्स बोल दीजिए, लगभग बात सेम ही है। तो हम इसी तरीके के इसके सारे क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ ये फेडरलिज्म का भी टॉपिक और कॉन्सेप्ट आपको इसी टॉपिक के अंदर पूरा एक्सप्लेन होगा। सो बिना टाइम को लगाए शुरू करते हैं एपिसोड 17। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2006 का क्वेश्चन है ये। The Rajya Sabha alone has the power to declare that it would be in the national interest for the parliament to legislate with respect to matter in the state list. यहाँ पे तो ओनली वर्ड आया है राज्यसभा अलोन। ओके, राज्यसभा के पास अकेले के पास ही ऐसी पावर है जिससे वो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर लेजिस्लेट कर सकता है इन द मैटर ऑफ एनी स्टेट लिस्ट। तो ये बात बिल्कुल सही है, और ये राज्यसभा की वन ऑफ द स्पेशल पावर कह सकते हैं। ये राज्यसभा की एक स्पेशल पावर है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर पास्ड ओनली बाय द लोकसभा। सिर्फ लोकसभा ही प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कर सकता है, मतलब इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकता है, उसको बिगिन कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा के पास इक्वल पावर है इन इन रेफरेंस टू दी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो आंसर इज ओनली वन, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, इसमें समझना क्या है, यूपीएससी कर क्या रहा है, और हमें यहीं से थीम को लेके चलना है आगे। थीम क्या कह रही है कि एक तरफ तो राज्यसभा की कोई स्पेशल पावर को पूछ लिया, और एक तरफ वहीं पे दोनों की जो इक्वल पावर है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। इक्वल को अलोन कह के या ओनली कह के उसने बता दिया कि ये सिर्फ लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या तैयार होना चाहिए? हमें राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर पता होनी चाहिए, हमें लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर पता होनी चाहिए, हमें लोकसभा एंड राज्यसभा की इक्वल पावर्स पता होनी चाहिए। ये तीनों अगर हमें अच्छे से लिस्ट क्लियर है और आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप पीवाईक्यू सारे कर सकते हैं फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। तो ये बात याद रखना, और आगे मैं आपको इसी ही में कड़ी के अंदर, इसी पूरी सीरीज के अंदर यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। सो इसका आंसर है वन ओनली, और ये हमारा ऑलरेडी जो एक ट्रेंड है कि दो स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट होने के सही होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब एक या फिर नाइदर, इन दोनों ऑप्शन को ज्यादा यूपीएससी इन तीनों ऑप्शन को, मतलब या तो टू ओनली हो सकता है, वन ओनली हो सकता है, या नाइदर हो सकता है, बोथ होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, कम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बट कम रहते हैं। तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, राज्यसभा पावर टू अलाउ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट मैटर, ये है आर्टिकल 249। राज्यसभा होल्ड द एक्सक्लूसिव पावर टू डिक्लेयर बाय टू थर्ड मेजोरिटी। मेजोरिटी दिमाग में रखना भैया, आगे पूछेगा वो। टू थर्ड मेजोरिटी रिजोल्यूशन दैट लेजिस्लेट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट। सो अगर राज्यसभा को ये करना है तो टू थर्ड मेजोरिटी चाहिएगी, जिससे वो कोई भी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट को लेजिस्लेट करवा सकता है थ्रू दी पार्लियामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। तो ये राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। दिस इज वन ऑफ द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द और स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा। Whereas statement 2 is incorrect. Why it is incorrect? A proclamation of emergency must be approved by the resolution of both Lok Sabha and Rajya Sabha within 1 month. तो ये कहां से उसने इसको गलत करा? क्योंकि जब नेशनल इमरजेंसी को आपको मतलब रिवोक करना होता है, वहां पे सिर्फ ओनली लोकसभा से काम हो जाता है। तो उसने रिवोक की जगह वर्ड प्रोक्लेमेशन डाल दिया, और उसको ट्वीक करके क्वेश्चन पूछा है, स्वैप करके पूछा है कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है क्या स्टेटमेंट, कि सिर्फ लोकसभा के पास पावर है रिवोक करने की नेशनल इमरजेंसी की। नेशनल इमरजेंसी को रिवोक लोकसभा राज्यसभा की जरूरत नहीं है, सिर्फ लोकसभा भी कर सकता है, वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस
किया हुआ है। सो ये स्टेटमेंट इस तरीके से सही हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये आपको फ्यूचर के लिए याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, the parliament acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest if the resolution of that effect is passed by, ये 2016 का क्वेश्चन है। देखो 2006 में पूछा, उसके बाद 10 साल के अंदर इसी स्टेटमेंट को अगर अच्छे से पढ़ लिया और उसको अच्छे से जानकारी कर ली तो आपका 2016 का ये क्वेश्चन सही हो सकता है। बिल्कुल समझिए इस बात को। 2006 को अगर डिटेल में अगर रिवर्स इंजीनियरिंग से पीवाईक्यूज डिस्कस कर लिए या पीवाईक्यूज कर लिए तो आपका काम बन गया। ये बात दिमाग में रखिए। सो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? लोकसभा, तो देखो लोकसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्यसभा है। पहले तो ये डिसाइड करो कि लोकसभा है कि राज्यसभा है। तो राज्यसभा है, तो दो स्टेटमेंट तो ऐसे ही कट हो गए। अब उसके बाद सिंपल मेजोरिटी है कि मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन टू द 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो इसका होगा आपका राज्यसभा बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। अभी हमने देखा ये रहा, 2/3 मेजोरिटी रेजोल्यूशन बाय लेजिस्लेटिंग ऑन द स्टेट सब्जेक्ट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो देखो एक ही क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस कर लिया, जो हमारा 80-20 सीरीज का मेजर पर्पस है, वही अगर आपने कर लिया तो आपका आगे फ्यूचर पीवाईक्यू भी सॉर्टेड है। बिल्कुल इस बात को दिमाग में रखिएगा। Which one of the following is a special power have been conferred on the Rajya Sabha by the Constitution of India? अब राज्यसभा की फिर से एक स्पेशल पावर के बारे में बात की गई है। टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ अ स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। ये तो हमने ऑलरेडी आर्टिकल 3 के अंदर पढ़ा हुआ है कि ये काम तो पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर करते हैं, तो स्पेशल पावर तो नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। टू पास अ रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन मोर ऑल इंडिया सर्विस। बिल्कुल ये है स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा। पास अ रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ इन द स्टेट लिस्ट। देखो सेम बाई बात जो हमने अभी डिस्कस की 2006, 2016 एंड 2012। एक ही बात को बार बार पूछ रहा है, एक ही बात को बार बार पूछ रहा है। समझो बात को प्लीज। सो थर्ड स्टेटमेंट, टू अमेंड द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू डिटरमाइन द पेंशन ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर हिज और रिटायरमेंट। ये तो भैया स्टेट से पूछना पड़ेगा। अगर इलेक्शन प्रोसीजर ही प्रेसिडेंट का चेंज करना है तो प्रॉपर एक तो आपकी लोकसभा राज्यसभा दोनों ही चाहिएगी, उसके बाद स्टेट का रेटिफिकेशन भी जरूरत है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, इसमें भी पूरा पार्लियामेंट का रोल रहता है। ये बात याद रखो, ये पार्लियामेंट का पूरा रोल रहता है। बट स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द these two are the major special power of the Rajya Sabha. You have to keep this thing in your mind. Next, इतनी देर से कब से राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर पे बात हो रही थी, तो भैया लोकसभा नाराज हो गया। लोकसभा ने कहा कि भाई मेरी एक्सक्लूसिव पावर के बारे में भी डिस्कस करो। चलो भाई कर लेते हैं। 2022 का ये क्वेश्चन, which one of the following is are the exclusive power of the Lok Sabha to ratify the declaration of emergency? भी तो बात की, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी को रेटिफाई करने का लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास पावर है। ये बात समझो। अगर इमरजेंसी को रिवॉक करना है वहां पे सिर्फ लोकसभा की पावर हो सकती है, वो भी नेशनल इमरजेंसी की मैं बात करूं। बट यहां पे रेटिफाई करना डिक्लेरेशन या प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों की साइमल्टेनियस पावर है। दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा। सो स्टेटमेंट 1 इज, इफ स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, so we can eliminate the two options A and C. So now we are with the option B and D. 2 only or 3 only? So to pass a no confidence motion against the Council of Minister and to impeach the President of India. So president represent people and the states both, दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट। सो स्टेट को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो राज्यसभा का रोल भी रहेगा और लोकसभा का भी रोल रहेगा, दोनों का रोल रहेगा। तो सिर्फ ये एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा नहीं हो सकती। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो आंसर इज 2 ओनली, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो दिस इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका राज्यसभा में नहीं आ सकता। ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर इन आवर पार्लियामेंट चैप्टर, तो इस बात को दिमाग में रखना है। क्लियर? सो अब हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा कौन कौन सी है, और फिर मैं आपको एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा बताऊंगा, और फिर दोनों की इक्वल पावर भी बताऊंगा, और उसके बाद कुछ अदर आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। समझो बात। अगर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा की बात की जाए तो आपको कुछ ये प्रोविजंस दिमाग में रखने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। यही कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस है
जहां पे लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर को समझा जा सकता है। पहला है मनी बिल, can be introduced only in Lok Sabha. Rajya Sabha can only recommend and must return within the 14 days. Lok Sabha has a final say. So this is Article 109 and 110. Okay. So 109 आपको बताता है प्रोसीजर ऑफ दी मनी बिल, और आर्टिकल 110 के अंदर आपको बताया जाता है पर्टिकुलरली कि मनी बिल क्या है, कौन कौन से प्रोविजंस है जो मनी बिल को बनाता है। तो ये मनी बिल रिगार्डिंग पावर्स एक्सक्लूसिव है विद रिस्पेक्ट टू दी लोकसभा। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। Second is demand for grants. Demand for grants be only Lok Sabha votes on demand for grants. Rajya Sabha cannot have this vote. ठीक है, so Article 113. Collective responsibility अभी हमने डिस्कस किया, Council of Ministers is responsible only to the Lok Sabha. Only Lok Sabha can pass no confidence motion. Article 75 clause 3. ठीक है, रिवोकेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी मैंने अभी आपको डिस्कस किया पहले, रिवोक करने में लोकसभा का पार, आर्टिकल 352 क्लॉज 8, if Lok Sabha passes a disapproval resolution, president must revoke the emergency. So joint sitting of presiding officer, article 11108, joint sitting में हमने डिस्कस किया हुआ है, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो आपको क्या दिमाग में रखना है, आपको दिमाग में रखना है these five are the exclusive power, these five are the exclusive power of the लोक सभा। ये बात बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। मनी बिल, डिमांड फॉर ग्रांट्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन, रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एंड जॉइंट सिटिंग जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग, आर्टिकल 108। ये बात बिल्कुल दिमाग में, ये पांच ही चीजें हैं, बस इतना ही याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना। So now the question arises, exclusive power of the Rajya Sabha. Already we had discussed in the through the PYQs, but अब हम एक लिस्ट में देख लेते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जो हमें याद रखनी है। So state list legislation, Article 249 we already discussed, 2/3 majority. So Rajya Sabha can authorize Parliament to legislate on the state list in the national interest, 1 year plus extension. All India service, Article 312, ठीक है, only Rajya Sabha can initiate new All India service, ठीक है, बाय 2/3 मेजोरिटी रेजोल्यूशन। यहां भी 2/3 मेजोरिटी रेजोल्यूशन चाहिए, ये फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकता है, ये बात दिमाग में रखना। सो न्यू ऑल इंडिया सर्विस, जुडिशियल सर्विस अगर ऑल इंडिया आएगी वो भी हो सकती है, कोई सिविल सर्विसेज में कोई न्यू सर्विस और ऐड करनी है या वैसा कुछ है, उसमें राज्यसभा का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा। रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसमें भी रेजोल्यूशन मस्ट ओरिजिनेट इन दी राज्यसभा एंड एग्रीड टू बाय दी लोकसभा बाय द सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, ये बात याद रखना। सो इमरजेंसी अप्रूवल when Lok Sabha dissolved. So if Lok Sabha is dissolved, Rajya Sabha approval alone keeps the emergency alive temporarily. ये बात याद रखना, ठीक है। सो इमरजेंसी को अप्रूव करने में उसकी एक्सक्लूसिव पावर हो सकती है अगर लोकसभा डिसॉल्व्ड है। तो ये चार मेजर पावर आपको एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा भी दिमाग में रखनी है। तो नाउ क्वेश्चन अराइज, राज्यसभा की इक्वल पावर्स ऑफ विद लोकसभा क्या है? 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। द मैटर ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ये तो राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है, दिस इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा। सो हाउ वी कैन से इट्स इक्वल पावर? सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, ये हो सकता है। द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड मेकिंग कट मोशन, ठीक है, मेकिंग कट मोशन, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सो राज्यसभा इज इक्वल पावर विद द लोकसभा। कहां पे होगी बताइए, सोचिए। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेकिंग कट मोशन। सो मेकिंग कट मोशन तो आपका ये एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा की, क्योंकि डिमांड फॉर ग्रांट्स आपके कौन, डिमांड फॉर ग्रांट्स को वोट कौन करता है? लोकसभा करता है। और डिमांड फॉर ग्रांट्स के अंदर ही आपके कट मोशंस होते हैं। सो वो सब कौन करेगा? ये लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। और रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी हमने ऑलरेडी देखा है, लोकसभा की ही एक्सक्लूसिव पावर है, बिकॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिमूव कर सकते हैं गवर्नमेंट को। दिस इज आल्सो वन ऑफ द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। सो ओनली आंसर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। द अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विद रिस्पेक्ट टू अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा इज इक्वल पावर विद द लोकसभा। दिस इज द 2020 क्वेश्चन। मतलब क्या है? देखो यार, इनमें कोई लॉजिक ट्रिक नहीं है, इनमें सीधा गेम है। आपको पता होना चाहिए राज्यसभा की इक्वल पावर, राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर, लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर। अगर ये पता है तो काम खत्म है, बस इतना ही है। मेकिंग कट मोशंस, इसको थोड़ा जान लो। कट मोशन रिलेट टू द डिमांड फॉर ग्रांट्स which are part of the budget process. The power to vote on the demand for the grants and consequently move the cut motion rests exclusively with the Lok Sabha. ठीक है, ये स्टेटमेंट फिर से पूछा जा सकता है, मैं पहले बता रहा हूं, तो पहले दिमाग में रखना। The Rajya Sabha can only discuss them but not vote of the move the
मोशंस। तो ये बात याद रखना, मेकिंग कट मोशंस इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। जैसे डिमांड फॉर ग्रांट्स की जगह वो कट मोशन क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे ये नहीं देगा ये देगा, तो हम शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। बट दिमाग में रखो, द कट मोशंस इज अ पार्ट ऑफ द डिमांड फॉर ग्रांट्स प्रोसेस। ओके, सो ये बात दिमाग में रखना है। सो दीज आर सम ऑफ द इक्वल पावर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। इसको भी देख लो। ऑर्डिनरी बिल्स में दोनों इक्वल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दोनों इक्वल है, आर्टिकल 368, प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट में दोनों इक्वल है, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में दोनों की पावर इक्वल है, जज के रिमूवल में दोनों की पावर इक्वल है, आर्टिकल 124, इमरजेंसी अप्रूवल आर्टिकल 352, 356, 360 तीनों में, प्रेसिडेंट का इलेक्शन आर्टिकल 54 एंड ऑर्डिनेंस अप्रूवल आर्टिकल 123। these all are the equal parts of both Lok Sabha and Rajya Sabha. Please keep this thing in your mind. So अब इस क्वेश्चन को कीजिए। The parliament can make any law for the whole or any part of the India for implementing international territories treaties। इंटरनेशनल ट्रीटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकता है फॉर होल और एनी पार्ट, मतलब कोई स्टेट पे भी बना सकता है। तो इसमें क्या स्टेट का कंसेंट लगेगा? क्या इसमें मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स का कंसेंट लगेगा? क्या इसमें कंसेंट स्टेट कंसर्न का लगेगा, या विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट? तो देखिए, ऑड वन आउट भी हो सकता है यहाँ पे, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। पार्लियामेंट को कोई जरूरत नहीं है कोई भी कंसेंट लेने की, और यही कुछ पावर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी फीचर्स बनाते हैं। ठीक है, वो कंसेंट नहीं ले रहा है और विदाउट कंसेंट भी बना सकता है फॉर द इंटरनेशनल ट्रीटीज, फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज। सवाल उठता है क्या कुछ ऐसा कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज को बनाने के लिए कोई लॉ बना है अभी तक? तो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, बहुत ही जाना पहचाना एग्जांपल है और आप ऑलरेडी एनवायरमेंट में पढ़ते हैं। बट सेम इसी क्वेश्चन का पहले मैं रिपीटिशन दिखा देता हूं। दिस इज 2013 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट। ठीक है, 2000 के अंदर एंड 2013 में ये क्वेश्चन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट्स। ये बात बिल्कुल दिमाग में रखना, कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम क्वेश्चन, बस इसीलिए दिखाया। ये मैं चाहता तो डिलीट कर सकता था, इसलिए कि यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन को भी आपका पूछता है, उसी को रिपीट भी करता है। सो अंडर आर्टिकल 253 the parliament has the exclusive and overriding power to make any law for the whole or any part of India, to implement international treaties, agreement, convention, or any decision made at the international conferences. So for example, India participate in the United Nations Conference on Human Environment. Okay, so to implement the decision and obligation arising from this international conference, the parliament enacted the Environmental Protection Act 1986। आपको ये एग्जांपल मिल गया है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट वहां पे गए थे और उस इंटरनेशनल कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया ईपीए 1986। सो एनवायरनमेंट इज अदरवाइज इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, पार्शियली इट इज इन द स्टेट लिस्ट एंड पार्शियली इट इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट, बट डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन दी these act or these provisions because of the article 253। you have to keep this thing in your mind। so still parliament can make a central law overriding states purely using article 253। तो ये बात दिमाग में रखना है। this is the perfect example of how the parliament can use the article 253 and at various occasions the parliament used this article। सो वो भी आपको देखना है। ये था एपिसोड 17। आज अगले एपिसोड में बात करेंगे एपिसोड 18 में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये सभी चारों टॉपिक बहुत ही कम टाइम के अंदर सॉल्व होने वाले हैं एपिसोड 18 में। आपको आई होप आपको मजे आ रहे होंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और यूपीएससी की तैयारी करते रहिए और प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एपिसोड 18। थैंक यू सो मच।